नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक में आज कुछ खास है, बहुत खास है। और सभी का पैसा सुरक्षित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। नमस्कार। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने परिवार, अपने घर में सुरक्षित हैं और अनलॉक का जो पीरियड ये चल रहा है उसमें आप अपना ख्याल रखते हैं और गवर्नमेंट पे बताए हुए जो नियम है, जो सोशल डिस्टेंसिंग के, मास्क पहनने के, इन सबको आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पिछले 2 वर्षों से एक बहुत बड़े चैलेंजेस के सामने गुजर रही है और उससे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, चाहे वो एक साधारण सा सदस्य हो, चाहे उसके मैनेजमेंट के लोग हों, सभी लोग परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसा फैसला आए जिससे सबको राहत मिल सके। अब इसमें कहाँ अटकाव है, इसकी अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये मामले अटके हुए हैं, जिसमें कोविड भी अपनी ओर से एक कारण है। और ये जो पीरियड गया है, इस पीरियड जाने के बाद में अब हम आंख लगाए बैठे हैं अपने सरकार की ओर और न्यायालय की ओर कि वो हम सब सदस्यों का, सभी एम्प्लॉयज़ का, सभी एडवाइज़र्स की गुहार को सुने और जल्द से जल्द इस पर फैसला सुनाए, ताकि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको गलती की सज़ा मिले, लेकिन जिन लोगों ने गलत नहीं किया है, जो बेवजह सज़ा भुगत रहे हैं, उन लोगों की सज़ा ख़त्म हो और वो वापस अपने नॉर्मल जीवन की ओर बढ़ सके। सन 1999 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी सिरोही जैसे एक छोटे से गांव में शुरू हुई थी और 2 वर्ष कार्य करने के बाद कुछ उनको लगा कि बायलॉज में कुछ संशोधन की आवश्यकता है, कुछ कानूनी चैलेंजेस थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक बार इसको सबको वाइंड अप किया और बायलॉज में इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स करके पुनः रीएस्टेब्लिश किया अपनी सोसाइटी के कार्य को। पूर्व में इसका जो इतिहास रहा है वो कई लोग जानते हैं। माधव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ाव सोसाइटी का रहा, इनके मैनेजमेंट का रहा और बैंक का कार्य करने के बाद वो सोसाइटी के काम में इसलिए आई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके कार्य को पहुंचा सके, छोटी छोटी बचत से लोगों को प्रोत्साहित कर सके और एडवाइजर्स के जरिए लोगों को जमा पूंजी सोसाइटी में आए ताकि उनके अंदर लघु बचत की जो एक भावना है, उनके अंदर लघु बचत का एक मौका है, वो उनको दिया जा सके और इसके जरिए कई एडवाइजर्स को रोजगार दिया जा सके। तो इन 2 उद्देश्यों के साथ में सहकारी सोसाइटी का शुभारंभ हुआ था। 2001 में पुनः स्टार्ट होने के बाद जब वो सिरोही से निकली, कुछ ब्रांचेज उसकी राजस्थान की अलग अलग पार्ट्स में बनी, फिर उसने धीरे धीरे अपनी जो मुख्य आवास उसका जो था, जो उसका हेडक्वार्टर था, जो उसका हेड ऑफिस था, उसको सिरोही से बदलकर उदयपुर किया। उदयपुर आने के बाद मैनेजमेंट के कुछ बदलावों के साथ में ये कोशिश की गई कि राजस्थान से बाहर भी इस कार्य को बढ़ाया जाए और सन 2008 में इसकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इसको बदलने का एक निर्णय लिया गया, जिसके लिए आवश्यक जो सैंक्शंस हैं, आवश्यक जो अनुमति है, वो रजिस्ट्रार सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत वहाँ से इसका वापस रीएस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन करवाया गया और वहाँ से इसकी परमिशन लेके राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इस काम को बढ़ाया गया। इनिशियली गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ हिस्सा जो दिल्ली एनसीआर का था, वहाँ इन लोगों आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपनी ब्रांचेज एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे 2008 जहाँ पे 100 करोड़ की कंपनी हो चुकी थी, सोसाइटी हो चुकी थी, वहाँ से 2011 में पहुँचते पहुँचते वो 1000 करोड़ की सोसाइटी बन गई। 2011 के बाद में जो स्पीड है सोसाइटी की ग्रोथ की, वो काफ़ी एग्रेसिव हो गई थी। ओमनी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, उसमें सारा डेटा अपडेट किया गया और
12, 13, 14 तक ओमनी सॉफ्टवेयर पे वर्क किया गया था। 2014 ऑनवर्ड्स सेप सॉफ्टवेयर पे वर्क शुरू किया था, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक सबसे बड़ा बैंकिंग सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, और बड़ी बड़ी बैंक्स उसी सॉफ्टवेयर पर अपना वर्क करती है SAP नाम से। और 2014 ऑनवर्ड्स वर्क करते हुए 2015 में मोबाइल मनी एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया। मोबिलिटी पे सोसाइटी आ गई थी ताकि काम को और स्पीडली बढ़ाया जा सके, और जो एडवाइज़र्स थे जो यूज़ टू नहीं थे मोबाइल को पे, तो उसके लिए ट्रेनिंग सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ किया गया। और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इम्प्रूव करते हुए जो एक नया कीर्तिमान स्थापित किया मोबाइल मनी एप्लीकेशन पे। उस समय बड़ी बड़ी कंपनीज़, चाहे वो इंश्योरेंस की हो चाहे वो बैंकिंग की हो, वो भी इतना वर्क नहीं करती थी जितना कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपना काम को उसमें शुरुआत की। 2015-16 एक पायलट प्रोजेक्ट 2015 में हुआ। 2016 में बहुत हद तक अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के जरिए, ट्रेनिंग्स के जरिए, एक एग्रेसिव मार्केटिंग के जरिए मोबाइल मनी एप्लीकेशन पे मैक्सिमम जो लोग थे वो उस पर आ गए थे। और मिड ऑफ द ईयर 2016 मोबाइल से ही सबमिट करना मैंडेट हो गया था। तो एक ऐसा एग्रेसिव पार्टिसिपेशन सोसाइटी ने कर लिया था जिसके लिए भारत की सरकार भी अग्रसर थी। और अगस्त 2016 में, जहाँ तक आप सबको ध्यान होगा, कि एक सजेशन दिया गया था फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल जो हमारा एक सेक्टर है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आइडिया दिया कि आप आधार कार्ड को अपडेट करें किसी भी तरह के फाइनेंस ट्रांजैक्शंस के लिए, और इसको मैंडेट बनाया जाए। इसको एक सजेशन के रूप में ना लेके, इसको एक इंस्ट्रक्शन के रूप में लेके, आदर्श इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये मैंडेट कर दिया था कि किसी का एक सिंगल मेंबरशिप का फॉर्म भी जो डिपॉजिट उसके आधार कार्ड के बिना नहीं होगा। और उसके पुराने भी जितने भी मेंबर थे जो आधार से अपडेट नहीं थे, उन लोगों को भी आधार अपडेशन कराना पड़ा किसी भी तरह के विड्रॉल्स वगैरह कराने के लिए। इसके बाद समय आता है नवंबर 2016 का, जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब ने डिक्लेयर किया था 500 और 1000 के नोट्स अब से नहीं चलेंगे। और अगले 2 दिन, दैट मीन्स 8 नवंबर को ये फैसला लिया गया। 9-10 नवंबर को बैंक्स बंद थी, तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे ब्रांचेस भी बंद रही। और जैसे नॉर्म्स दिए गए थे किसी बैंक को, वैसे ही नॉर्म्स पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अपने काम को किया। और जो मोबाइल मनी एप्लीकेशन है, वॉलेट को यूज़ करने का हुआ, वॉलेट के थ्रू एक्सचेंज करना हुआ, मैक्सिमम शॉप्स वगैरह में भी हमने मोबाइल मनी एप्लीकेशन पे वर्क को पहुंचाने की कोशिश की, बहुत एग्रेसिव उसका मार्केटिंग किया। और कैशलेस इकोनॉमी को टोटली सपोर्टिव वे में सोसाइटी ने अपने कदम बढ़ाए, और इसके लिए उसको रिकॉग्निशन भी मिली, और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकॉग्निशन मिली। इवन RBI की जो सचेत वेबसाइट थी, उस वेबसाइट पर भी एक वन ऑफ द सेफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो किसी का दिया गया था, तो उसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम था। तो ये ऐसे कीर्तिमान थे जो सोसाइटी ने अपने कार्य के द्वारा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर किए थे, जिसको हम नगण्य नहीं कर सकते, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अचानक से ही, और ऑल ऑफ द सडन अगर हम बात करें, अचानक ही इस तरह की एक्टिविटी होना बहुत ही एक अनएक्सपेक्टेड था, जिसको हम उम्मीद नहीं कर सकते थे। सेंट्रल रजिस्ट्रार जो साल में 2 बार ऑडिट करता, जिसका मैंडेट होता है ऑडिट करना, एनुअल जो एक मीटिंग होती है, वार्षिक जो मीटिंग होती है, उसमें रजिस्ट्रार की मौजूदगी ज़रूरी होती है, उसका रिप्रेजेंटेटिव उसमें मौजूद होना ज़रूरी होता है। डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो भी मौजूदगी में डिविडेंड डिक्लेयर होता है, और विदाउट प्रॉफिट डिविडेंड भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो ऐसा क्या था जो उनको दिखाई दिया पिछले 16 सालों में? मैं बात करता हूँ 2001 से लेकर 2017 तक के जो पेपर थे, डॉक्यूमेंट थे, उसमें उनको वो सब चीज़ें नहीं दिखाई दी। और 2018 जून से लेकर दिसंबर तक, मतलब सितंबर तक उनको इतनी सारी दिख गई, जिसकी वजह से उन्होंने लिक्विडेटर ही बिठा दिया। तो काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। और टोटली ब्लेम अगर कहीं पे जाता है, क्योंकि एक ट्रस्ट जो एक कड़ी है अगर सरकार और सोसाइटी के बीच में, और सरकार और आम इंसान के बीच में, तो वो कड़ी ऐसे डिपार्टमेंट्स ही होते हैं। तो डिपार्टमेंट की अगर अथॉरिटी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली नहीं कर रही है,
या तो उसने पहले अच्छे से काम नहीं किया पहले 16 सालों में, या उसने अभी अच्छा काम नहीं किया। तो दोनों ही तरीके से उसने डिसीट किया है, धोखा दिया है एक आम नागरिक को और इसके साथ ही साथ सरकार को भी, जिसकी वजह से ये मुकाम आज देखना पड़ा आम इंसान को और उसकी वजह से सरकार भी उसमें परेशान है कि किस तरह से इसको सॉल्यूशन की तरफ पहुंचाया जा सके। 2017 तक अगर हम बात करें तो तब इंश्योरेंस भी आ चुका था सोसाइटी में। इंश्योरेंस ब्रोकरशिप कंपनी ने ले ली थी, मतलब सोसाइटी ने ले ली थी, और अदर्स लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में भी अपना पैड जमा चुकी थी। उसका एक सेपरेट डिपार्टमेंट था पूरा। रियल एस्टेट में पूरी तरह से आ चुकी थी, जिसके हमारी जितनी भी कंपनीज है जहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो जिसके नाम से हैं, तो रेरा के सारी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए एक स्पेशल मोबाइल ऐप उन्होंने लॉन्च किया जो अपने आप में एक्सक्लूसिव था, जिसमें लोगों के लिए CRPP भी प्रोवाइड की गई थी। तो जो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था जिसको फ्लोर पे लाया गया था सोसाइटी के द्वारा। इसके अलावा फाइनेंस पे भी वर्क किया जा रहा था ताकि होम लोन, पर्सनल लोन पे और माइक्रो फाइनेंस के ऊपर भी काम किया जा सके। इसके लिए भी एक सेपरेट कंपनी लॉन्च की जा चुकी थी और माइक्रो फाइनेंस वगैरह पे वर्क शुरू कर दिया था। तो ऐसे बहुत से एवेन्यूज़ थे जो कि किसी भी एडवाइजर्स को मिल सकते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के पे। तो वो अपने आप में इतने बड़े कदम थे और उन्होंने एक चीज़ 2021 तक का एक प्रण लिया था 1 लाख ऑफिसेस का, 1 लाख ब्रांचेस का। तो बिजनेस एसोसिएट्स भी रिक्रूट कर रहे थे, जहाँ जहाँ पे शाखाएं नहीं पहुँच पा रही थी तो वहाँ पर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको पूरी अथॉरिटी दी थी। ऐसे कियोस्क डेवलप किए जा रहे थे। तो इतनी एग्रेसिव एक स्ट्रेटजी थी सोसाइटी की जो आने वाले समय में निश्चित रूप से करोड़ों लोगों को इसमें लाभान्वित करती और करोड़ों लोगों को इसमें रोज़गार उपलब्ध कराती। लेकिन कोई ना कोई ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से या तो सोसाइटी कानून को नहीं समझ पाई या फिर कानून सोसाइटी को नहीं समझ पाया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सारी गफलतें शुरू हुई है। अदरवाइज़ हम आज भी अगर बात करते हैं सोसाइटी के मैनेजमेंट के पास जाकर, हमारे फाउंडर के पास जाकर, तो वो एक ही बात कहते हैं कि उनका इंटेंशन कहीं से कहीं तक गलत नहीं था और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो पैसा देने को तैयार है बशर्ते कि उनको उनकी प्रॉपर्टी के साथ में रिलीज़ किया जाए। खैर, ये कानून का मैटर है। हम बात कर रहे हैं कि जो इतिहास किस तरह का सोसाइटी का रहा और किस तरह की योजनाएं उसकी थी और आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी के साथ। वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है तो मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सेकंड पार्ट भी इसका देखें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता और लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको 2 छोटे वीडियोज़ में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2017 के बाद, 17-18 के बाद अगर हम बात करें, मार्च 2018 के बाद जो एक नए स्ट्रेटजीज़ के साथ में हम एंटर हो चुके थे, जो अराउंड द वर्ल्ड योजना चल रही थी, जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस कवरेज सोसाइटी के पास में कलेक्ट हुआ था और भावी योजनाओं के अंदर उसके पास में रियल एस्टेट था, हमारे पास में इंश्योरेंस था, हमारे पास म्यूचुअल फंड भी आने वाला था, हमारे पास ये इन्वेस्टमेंट, ये फाइनेंस वगैरह आने वाला था, होम लोन वगैरह, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो बात चल रही थी वो ई-कॉमर्स पे भी बात चल रही थी। ये सोसाइटी इस पर भी कदम रखेगी और हमारी शाखाएं जो 850 शाखाएं हैं, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ई-कॉमर्स के साथ भी जोड़ा जा सकता है। तो उस पर भी भावी योजनाएं इस तरह की कहीं ना कहीं प्लानिंग के अंदर थी। और इसी दरमियान बात आती है जून 2018 की। जून यानी 13 जून 2018 की शाम 8 बजे पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब अपने मास्टर स्ट्रोक में अपनी बात को शुरू करते हैं। वो आप एक बार देखिएगा कि किस तरह से वो अपनी बात को शुरू करते हैं। मैं उस पर एक एक बिंदुओं पर अगर बात करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप एक बार देखिए इसे।
नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मास्टर स्ट्रोक में आज कुछ खास है, बहुत खास है। कुछ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बार तस्वीरों के स्थिति को देखते हुए अक्सर जिक्र ये होता है कि 11 बैग के साथ विजय माल्या चले गए, फिर नीरव मोदी भी चले गए, ललित मोदी भी एक वक्त चले गए। तो ये सिस्टम के भीतर सेंध लगी हुई है, सिस्टम किस रूप में काम करता है या सरकार काम करती है। तो मास्टर स्ट्रोक में यही आज लिखा जाएगा कि सिस्टम में ही सुराख है क्या, और इस सुराख के मद्देनजर हम जो आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आपने नाम ललित मोदी का सुना है, नीरव मोदी का सुना है, एक तीसरा नाम निकल कर आ रहा है राजस्थान से और नाम है मुकेश मोदी। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए, इसके जरिए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हिंदुस्तान का सिस्टम कैसे चलता है और कोई क्यों कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो देखा आपने, वाजपेयी साहब ने जो ब्लेम किया है, वो कहते हैं सिस्टम में ही सुराख है क्या। मीन्स कहीं ना कहीं उनका जो सीधा इल्ज़ाम था वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के सामने था, और उन्हीं से लिंक करते हुए उन्होंने अपनी बात कही थी, जिसमें ललित मोदी, नीरव मोदी और फिर बाद में मुकेश मोदी। उसी फहरिस्त में इनका नाम जुड़ा, सिर्फ सरनेम मोदी 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 से इस चीज़ को लिंक करते हुए। 20 लाख निवेशक और 84 अरब 10 करोड़ की कमाई, और उसके बाद निवेशकों की हथेली खाली, जेब खाली, पर सोसाइटी बनाकर कमाने वाले के बारे में आए। है ना कमाल का खेल। तो फिर कौन है ये जनता के पैसे को खाकर बिना डकार निकल जाने वाला। तो 20 लाख से निवेशक और 8 अरब यानी 8,400 करोड़ जो टोटल अमाउंट जो उन्होंने बताया है, जिसको खाकर निकल जाने वाला ये कौन है। तो इनको थोड़ी सी जानकारी इस चीज़ की होनी चाहिए कि ये डिपॉजिट है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है जिसको कि खा लिया जाए। और अगर उस समय तक की अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसी एफडी नहीं थी, कोई भी ऐसी मैच्योरिटी नहीं थी जिस पर भी पैसा नहीं दिया जा रहा था दैट सेम डे। अगर कोई ऐसी बात हुई होती जिसमें किसी भी केस में पैसा देने से इनकार किया जा रहा हो, तब तो इनकी बात फिर भी हम मान सकते हैं। अदरवाइज इस तरह की जो टिप्पणी है, इस तरह का आरोप है, वो कहाँ तक सही है कि 8,400 करोड़ खाकर निकल जाने वाला। आपकी स्क्रीन पर दिख रहे ये दोनों चेहरे देश को करोड़ों का चूना लगाकर फरार हो चुके हैं। पहले ललित मोदी, फिर नीरव मोदी, और अब इसी लिस्ट में एक और नाम जुड़ने को तैयार है, मुकेश मोदी। जी, अगर समय रहते सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की तो ये तीसरा मोदी भी देश को चूना लगाकर भाग सकता है। दरअसल ये मामला आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ा है। इस सोसाइटी पर मुकेश मोदी और उसके परिवार का कब्जा है। देश भर में जो एग्जाम्पल दिए नीरव मोदी और ललित मोदी के, वो विजय माल्या के और जो नीरव मोदी के, वो बैंक लोन के ऊपर थे, जहां पर उन्होंने बैंक से पैसा लिया और उनको बैंक को पैसा नहीं लौटाया। लेकिन यहाँ जो केस है वो लोगों से डिपॉजिट लिया हुआ है और लोगों का डिपॉजिट वापस मैच्योरिटी के रूप में उसको पे किया जाता है। तो कहीं से कहीं तक भी सिमिलरिटी इन दोनों केसेस के अंदर नहीं है। देश भर में मल्टी स्टेट आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की 809 शाखाएं चलती हैं और तकरीबन 3,50,000 एजेंट्स की मदद से ये क्रेडिट सोसाइटी अपने मेंबर्स बनवाती है। मेंबर बनाने का मतलब है वो लोग क्रेडिट सोसाइटी में पैसा जमा करते हैं, और जो पैसा जमा करते हैं उन्हें भरोसा दिया जाता है 5 साल में उनका पैसा दुगना हो जाएगा। और इसी भरोसे पर आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने पिछले कुछ वर्षों में तकरीबन 20 लाख निवेशक जुटा भी लिए, और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक 20 लाख लोगों के 8,410 करोड़ रुपए उसके पास जमा हो चुके हैं। 3.5 लाख एडवाइजर्स के साथ में पैसा कलेक्ट किया जाता है, मेंबर्स बना के उनसे पैसा कलेक्ट किया जाता है, और उनको ये बोला जाता है कि 5 साल में पैसा दुगना। तो कौन सी ऐसी स्कीम थी जो 5 साल में पैसा डबल कर रही थी? क्या इस पे कोई रोशनी डालेंगे वाजपेयी साहब? तो एक तरफ बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए ले जाने वाला विजय माल्या और 11,500 करोड़ रुपए लेकर चंपत हुए नीरव मोदी, और दूसरी तरफ मुकेश मोदी, जो बैंकों का नहीं बल्कि आम लोगों का, और उसमें भी गरीबों से पैसा ले रहा है, वह भी 8,410 करोड़ रुपए जो दबा कर बैठा है। और एपी न्यूज ने इस कंपनी में काम कर चुके कई लोगों से बात की। कुछ कैमरे पर आए, कुछ ने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया।
लेकिन सबने एक ही बात कही कि तकरीबन 20 लाख लोगों के 8,410 करोड़ रुपए, जो ब्याज के साथ तकरीबन 13 से 15,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं, उनका डूबना तय है। 100% रुपए भी है, एक भी रुपया नहीं चुकेगा, एक भी रुपया नहीं चुका पाएंगे। कुल मिला के लग नहीं रहा था कि बिजनेस कहीं पे पहुँचेगा कि अपन ने पैसा ले रखा है कि अपन रीपे करना है। उसमें भी तो ये सारा ऐसा है कि आज डूबेगा, 2 साल बाद डूबेगा, 3 साल बाद डूबेगा। वाजपेयी जी कौन सी ऐसी कैलकुलेशन लगाई जिसमें 8,410 करोड़ का ब्याज के समेत जो अमाउंट बन जाता है वो 13,000 14,000 करोड़ के आसपास बन जाता है, जो कि डूबना तय है। और ये भी बात हम किससे कर रहे हैं, जो सोसाइटी के पूर्व में जुड़े हुए लोग थे, जिनको किसी न किसी वजह से, उनकी नाफरमानियों से या फिर उनके जो इरेगुलरिटीज़ की वजह से उनको डिसकंटिन्यू किया गया था जॉब के अंदर, और उनसे ही बातें करके उनसे ही अपन वो बता रहे हैं कि सोसाइटी क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। इसमें सोसाइटी की ओर से कोई तरह का कोई भी आपने रिस्पॉन्स लेने उचित नहीं था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।